So second chapter, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में किस तरीके से रहा, इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इट्स पॉपुलेशन. इंडिया एक अच्छी खासी बड़ी कंट्री जिसमें बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, राइट. By its population, the British ruled the country for nearly 2 centuries. ब्रिटिश लोगों ने 2 सेंचुरी तक हमारी कंट्री पर रूल किया and exploited its resources for their benefit, leaving the country reeling under the solid void. उनके मतलब के लिए उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेस को बहुत ज़्यादा हद तक उसको यूज़ किया और उसको बहुत वेस्ट किया, इन द सेंस कि बहुत उसको एक्सप्लॉइट कर दिया. बहुत सारे उनके मतलब के लिए, उनके फायदे के लिए उन लोगों ने वो सारे रिसोर्स को यूज किया और उसे एक्सप्लॉइट किया. When the British left India in 1947, there was nothing to be proud of or be happy except for the freedom. फ्रीडम के अलावा उस टाइम पीरियड में और कोई चीज हमारे पास थी नहीं जिसकी वजह से हम लोग प्राउड फील कर सके और हैप्पी फील कर सके, एक्सेप्ट freedom. The problems were many before the Indian government. Besides mass poverty, there was a problem of food storage, inflation, illiteracy, lack of health care, lack of infrastructure, etc. Where there is serious problems facing the country as a long-term strategy. Planning for economic development was the answer to solve this problem. मतलब इतनी सारी problems हम लोग face कर रहे थे. We are facing from like फूड स्टोरेज करने का इशू, इन्फ्लेशन विद लिटरेसी, लैक ऑफ हेल्थ केयर या फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारे पास अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे कि एक्सेट्रा. वेयर अदर सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर फेसिंग कंट्री. बहुत सारे इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे जो हम लोग उस वक्त फेस कर रहे थे. आफ्टर द इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी हम लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स से फेस कर रहे थे. और उस वक्त इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज द आंसर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और उस वक्त यही एक हमारे पास आंसर था कि इसको सॉल्व किया जाए बाय प्लानिंग. यही एक तरीका था. अगर हम लोग ऐसा बोले तो भी चलेगा. लेट अस मूव विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग? प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स फेसिंग द इकोनॉमी. मतलब सारे प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाना, लिस्ट आउट करना कि ये प्रॉब्लम्स के साथ हमारी कंट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है. लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई रोड के प्रॉब्लम्स थे, कि भाई टॉयलेट्स के प्रॉब्लम थे. सो वो सारे प्रॉब्लम्स अब नहीं है तो उन सब की लिस्ट आउट हुआ, उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट हुआ और यू कैन सी द रिजल्ट इन टुडेज ईरा, राइट. अभी के टाइम में हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स देख सकते हैं. रीअरेंजिंग द लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. The top priority issues which need to be addressed immediately should be placed at number 1 and so on. मतलब जो चीज की ज्यादा प्रायोरिटी, अभी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो उसको पहले करना, उसके बाद दूसरी सारी एक्टिविटीज को करना. जो अभी फॉर एग्जांपल अभी फूड की ज्यादा प्रायोरिटी है तो उससे पहले उसको इस फूड की एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस देना. फिर रोड्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, उस पे वर्कआउट करना. जो पहले जरूरत पड़ेगी उन सारी चीजों को पहले रखना और उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज को प्लान करना. The next step is to identify the problem which are to be solved in the immediate short run and the other problems are to be addressed over the long period. मतलब कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को which are to be solved in the immediate short. मतलब अभी कौन सी चीज की जरूरत है, अभी फिलहाल कुछ कम पीरियड में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी एक्टिविटी करने से हमें फायदा होगा, उस चीज पे फोकस करना है. फिर अकॉर्डिंगली हम लोग दूसरी एक्टिविटीज को भी करेंगे, बट कुछ टाइम के बाद करेंगे तो चलेगा. फिक्सिंग टारगेट टू अचीव द डिजायर्ड गोल. The target could be specified time period within which the problem must be solved. If the problem is to be addressed over a long run, then it must be made clear that how much of problem be solved in the first period, say a year of 6 months, and so on. Secondly, the target could be a certain quantity to be achieved. Say in a case of production, the government can fix some target in terms of quantity. मतलब एक टारगेट हम लोग फिक्स कर लेते हैं. इन्होंने बोला फिक्सिंग अ टारगेट टू अचीव द डिजायर्ड गोल.
अगर अभी हमारा डिजायर्ड गोल है कि अभी हमारे वीट या फिर ग्रेन्स की हमारे यहाँ पे जरूरत है, जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड था तो उस वक्त ग्रेन्स की ज्यादा जरूरत पड़ी, लोगों को घर पे अनाज भी दिया गया तो उस वक्त ग्रेन की ज्यादा जरूरत पड़ रही, तो वो एक टारगेट है और उसके लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ग्रेन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हो जिसकी वजह से हम लोग लोगों तक ये पहुंचाए पाए। तो उसका एक कुछ टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया जाए। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नीडेड फॉर अचीविंग द टारगेट। रिसोर्सेज इंक्लूड फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एक्सेट्रा। मतलब एस्टिमेट करना कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नीडेड फॉर अचीविंग टारगेट, कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए एस्टिमेटेड रिसोर्स कितनी जरूरत पड़ेगी, एस्टिमेटेड हमारा बजट कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए एस्टिमेट करना भी जरूरी है। फोरकास्टिंग करना, पहले से डिसाइड कर लेना इतना 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 इतनी कॉस्ट इतना ये एक्टिविटी होगी। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नीडेड टू अचीविंग द टारगेट, वो सारे रिसोर्सेज को जो हमें टारगेट अचीव करने के लिए चाहिए तो उसमें हमें कितना अमाउंट चाहिए होगा उसका एस्टिमेट करना। रिसोर्सेज इंक्लूड फाइनेंशियल रिसोर्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल बिजनेस पे भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन फोर्स लगाकर वो रिसोर्स को उसको प्रोड्यूस करना हो तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। फिर है फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स तो इसकी इतनी जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज इन अदर इंपॉर्टेंट टास्क, दिस मींस दैट प्लानर्स must know the resources, arranging the required resources. For example, in case of financing the plan, the planner must make the budget and spell out the different sources of funding. When the government makes plans, one of its major source of getting fund in the tax revenue for a business person, one of the source of finance is the loan from bank. When various sources of fund are available, then the planners must also decide to how much fund to be collected from each of these sources. मतलब गवर्नमेंट को वो सारी चीजों को भी डिसाइड करना पड़ता है किस तरीके से कौन से साइड से। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है लाइक कि when the government makes a plan of one of the major source of getting fund, कोई भी हम लोगों ने प्लान बनाया उसके लिए भी फंड कलेक्ट करना है तो विल फोकस गवर्नमेंट क्या करेगी कि गेटिंग द फंड इन द टैक्स रेवेन्यू के बेसिस पर फॉर अ बिजनेस पर्सन के लिए हम लोगों ने टैक्स उस तरीके से मेंटेन किया। वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस इज द लोन फ्रॉम बैंक, और एक दूसरा सोर्स होता है कि सोर्स हो सकता है गवर्नमेंट के लिए कि वो लोन ले लें, right? When various sources of fund are available, then the planner must also decide as to how much fund to collected from each of these sources. मतलब किसके पास से कितना सोर्स हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक ये ऑप्शन था, फिर एक ये ऑप्शन था लोन फ्रॉम बैंक, तो किसके पास से कितना हमें कलेक्ट करना चाहिए। Use of the human resource in another important task to execute the plan proposal. अब human resources को यूज करना वो भी एक important task है कि उसको किस तरीके से यूज किया जाए, किसी के पास से किस तरीके से काम निकलवा जाए, is the another important task to execute the plan proposal. The planner must estimate the type of manpower and the number of persons required to carry out the task. एक टास्क कंप्लीट करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी वो भी इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। Manpower and the number of persons required to carry out the task, इतने एक टास्क कंप्लीट करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। A proper estimate on this requirement should be given at the outset. Similarly, proper estimate of physical resources should also be provided. Physical resources include office building. अब physical resources में क्या आएगा? Physical resources includes office buildings, vehicles, furniture, stationeries, etc. तो ये सारी physical resources बोल सकते हैं कि जिसके लिए हम लोग एक टास्क कंप्लीट करते हैं। Once the resources are arranged, implementation and execution process start in the organized manner to achieve the desired goal. To make sure that everything is running smoothly and rectify mistakes if any, or to modify the style of working to accommodate any change, periodic review must be done till the financial achievements is realized. एक बार ये सारी चीजें फिक्स हो जाने के बाद, ये सारी चीजें कलेक्ट कर लेने के बाद, लाइक अरेंज रिसोर्सेज आर अरेंज, एक बार ये हो गया तो अब क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन वर्क स्टार्ट करना,
कोई भी वर्क जिस चीज के लिए हम लोगों ने सारी चीजों को, सारे रिसोर्स को इकट्ठा किया, अब वो वर्क करना स्टार्ट करना है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट्स इन ऑर्गेनाइज मैनर। किस तरीके से? तो कि ऑर्गेनाइज मैनर में कोई भी वर्क स्टार्ट होगा टू अचीव डिजायर्ड गोल, to make sure that everything is running smoothly and to rectify mistake if any or modify the style of working to accommodate any change। अगर जो वर्क करते वक्त भी अगर हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है तो उसे मॉडिफाई करना, या फिर स्टाइल ऑफ वर्किंग उसको चेंज करना, या फिर पीरियडिक व्यू मस्ट बी डन टिल द फाइनेंशियल अचीवमेंट इज रियलाइज्ड। जब तक वो टारगेट अचीव ना हो जाए तब तक जो सारी चीजें चेंज करनी पड़े वो सारी चीजों को चेंज करते रहना चाहिए। Economy at the time of its independence to remind these problems included mass poverty and inequality, low productivity in agriculture and storage of food grains, lack of industrial and infrastructure development etc. ये सारी problems हम लोग उस वक्त फेस कर रहे थे। Storage of food grains, lack of industrial infrastructural development, since these are to be solved over the long period, Indian government adopted 5 years plans। इन सबको सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 5 years plan फिक्स किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर प्लान इन 1951 डेवलपमेंट। फर्स्ट प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1951 में। The idea was to make a list of important problems to be solved keeping in the view to given resources and capacity to arrange the resources। उन रिसोर्सेज को, अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मेंटेन करना और उसके यूज के साथ हमें डिजायर्ड गोल अचीव करना, और इसी के साथ इकोनॉमी को ग्रो करना, और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करना। जो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इकोनॉमी को ग्रो करने में, उन सबको सॉल्व करना। देन मेक अ रिव्यू आफ्टर 5 years ऑफ व्हाट हैज बीन डन, और 5 years के बाद हमें क्या देखना है? दैट मेक अ रिव्यू आफ्टर 5 years ऑफ व्हाट हैज बीन डन, क्या क्या हुआ है, एंड रेक्टिफाई द मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स को भी रेक्टिफाई करना अकॉर्डिंग इन द नेक्स्ट 5 years प्लान्स पीरियड एज सून। मतलब अब नेक्स्ट 5 years प्लान में ये जो सारे प्रॉब्लम्स हमने फेस की है, अब वो नेक्स्ट 5 years प्लान में प्रॉब्लम फेस न करने पड़े, इसलिए उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई भी करना। Some of the great architects of Indian planning include Jawaharlal Nehru, P.C. Mohanobis, V.R. Gargil, V.K.R. Virao. After becoming the first Prime Minister of independent India, Nehru established the Planning Commission in 1950. First, Nehru ji established the Planning Commission in 1950. The major function of the Planning Commission was to formulate plans, keeping in the view the resources of country and suggesting the best method to utilize them effectively and in balanced manner। उन सारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना और बैलेंस्ड मेथड में रखना। प्लानिंग कमीशन prepared the first 5 years plan FYP for the period of 1951 to 56। First 5-year plan for the period of 1951 to 56। By 2014, India has already experienced more than 60 years of planning, with the 11th 5-year plan beginning completed with the 12th FYP continue। 2014 तक हमने 11 कंप्लीट कर लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, रिडक्शन इन पॉवर्टी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ensuring social justice and equality। So these are the 6 points जो ये objectives थे कि प्लानिंग कर रहे हैं इन इंडिया में। इसके कुछ 6 points ये objectives। First one is economic growth। The objective of achieving economic growth implies that the real national income and per capita income must grow every year at a targeted rate। मतलब ये हमारा इकोनॉमी को ग्रो करने का ये था ऑब्जेक्टिव था। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ implies that real national income and per capita income must grow every year at a targeted rate।
नेशनल इनकम भी बढ़नी चाहिए और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ना चाहिए एक टारगेटेड रेट पे, एक फिक्स टारगेट किया हो उतने रेट पे नेशनल इनकम का भी इंक्रीज होना चाहिए और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होना चाहिए। रियल नेशनल इनकम इज द मेजर ऑफ नेशनल इनकम एट अ गिवन ईयर प्राइस और एट अ कांस्टेंट प्राइस। रियल पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल। रियल इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम होती है। रियल पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी। कोई पर्टिकुलर पर्सन की इनकम इकोनॉमी में क्या होती है? तो रियल पर कैपिटा इनकम। इट इज आर्ग्यूड दैट इन ऑर्डर टू अचीव हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ईच इंडिविजुअल हाउसहोल्ड एंड द सोसाइटी एज वेल, बोथ पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम मस्ट ग्रो इन द रियल टर्म्स। रियल टर्म्स में पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होना चाहिए और नेशनल इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल की, कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज होता रहे। Since income represents purchasing power, increase in income will enhance the purchasing power of people and country. इनकम इंक्रीज करने से क्या होगा कि उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। अगर इंसान 10 रुपीज वाला सॉप यूज कर रहा है तो वो क्या करेगा? 20, 25, 40 पे जाएगा। अगर वो नॉर्मली कुछ 20 रुपीज वाली चीज परचेस कर रहा है तो वो क्या करेगा? 40 या 45 वाली परचेस करेगा। उसकी परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी। वो अगर नॉर्मल क्वालिटी का फूड खा रहा है तो अब वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का फूड या हाई क्वालिटी का फूड खाना स्टार्ट करेगा अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो। Increase the individuals can buy more goods and services to satisfy their wants। जितनी उनकी इनकम बढ़ेगी उसकी वजह से क्या होगा कि वो नए नए गुड्स सर्विसेज परचेस कर पाएंगे और उनकी नीड्स को वो सेटिस्फाई कर पाएंगे। उनकी जो भी वांट्स होगी उसको वो सेटिस्फाई कर पाएंगे। The country as a whole can pay for its purchase from abroad called import। Increase in real income also means that output level or quantity of output is higher than before। real income अगर increase हो रही है तो उसका मतलब ये भी होगा कि अब आउटपुट बढ़ रहा है, quantity of output भी बढ़ रहा है पहले से ज्यादा। Here output includes output in different sectors of the economy such as agriculture output। अब आउटपुट किसी भी तरीके से हो सकता है, उससे चाहे हम लोग एग्रीकल्चर आउटपुट बोले, इंडस्ट्रियल आउटपुट बोले या सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इंडियन ग्रोइंग पॉपुलेशन। इंक्रीज इन आउटपुट एवरी ईयर हैज टू बी अचीव्ड। To achieve a higher rate of output, the economy must increase its rate of investment to create infrastructure and capital stock। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स पावर प्रोजेक्ट्स। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होता है? हम लोग बार बार बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या है? क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं, रोड्स आते हैं, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें किस में आएंगी? तो के इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट में आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स इतनी सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर ये सारी चीजें इंक्रीज होती है, अगर ग्रोथ होता है इसमें, तो हमारे लिए भी इजी हो जाएगा कि हम लोग पैसे अर्न कर पाए। हमारे पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम लोग नई नई फैसिलिटीज को भी ले पाएंगे। कैपिटल स्टॉक इंक्लूड्स प्लांट, मशीनरी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा। आप कैपिटल स्टॉक की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है? प्लांट आता है, मशीनरीज आती है, बैंकिंग आएगा एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट इन ऑल दिस थिंग्स इज नेसेसरी टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रियल इनकम। रियल इनकम में रियल इनकम की ग्रोथ करनी हो तो क्या करने का? इकोनॉमिक ग्रोथ इन रियल इनकम। अगर इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट इन दिस ऑल थिंग्स necessary to achieve economic growth in the real income। Hence the planners of the country set a target for the growth in each 5 years plan, keeping in the view the growth of population and demand for goods and services। ये दोनों चीजों को, growth of the population and demand for goods and services, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर सारे जो भी टारगेट होते हैं वो सेट किए जाते हैं। जो भी प्लानर्स होते हैं, प्लानर्स क्या करते हैं कि प्लानर्स ऑफ द कंट्री सेट द टारगेट फॉर द ग्रोथ ऑफ 5 ईयर प्लान्स, कीपिंग इन द व्यू, इस चीजों को ध्यान में रखकर कौन सी चीजें कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ है एंड डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर कोई भी टारगेट हम लोग सेट करते हैं। सेकेंड वन इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ होगा? क्या ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग करने का? तो कि एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एंगेजमेंट ऑफ लेबर force in a gainful economic activity such as production of goods and services. Production of goods and services, इसलिए लोगों को इंक्लूड करना एक्टिविटीज में. इनकम इज जनरेटेड थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस. इनकम कैसे जनरेट हो सकती है? इनकम इज जनरेटेड थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस. Where the production processes involves employment of factors of production provided by the household. You know that factors of production includes, we know factors of production. प्रोडक्शन करने के फैक्टर्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप. इतनी चीजें हो तो प्रोडक्शन होता है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. These factors are owned by the household of the country. ये सारे फैक्टर्स को होल्ड करते हैं. As a factor, our scarce resources are needed to produce goods and services. It is important for the government to create opportunities where in they can be properly utilized. इन सबको properly utilized करना ये गवर्नमेंट का काम. The production capacity या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का to continue to produce the goods. The production capacity of an economy depends on the amount of the factor resources is processed. The required amount of output can be generated if these factors of production get employment. The value of output then can be distributed among the factors as their income is in the form of wages for labor and rent to the owners of the land and building. किसके फॉर्म में? wages के फॉर्म में. Factors of production get employment. The value of output then can be distributed among the factors. उनके जो आउटपुट की जो वैल्यू है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन फैक्टर्स में? इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस फॉर लेबर्स, रेंट टू द ओनर्स, ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, इंटरेस्ट टू द ओनर्स ऑफ कैपिटल, एंड प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती है. इफ द कंट्री is not able to create employment opportunities to gainful engage of the factors of production, the required amount of output cannot be produced and hence income cannot be generated. अगर कोई भी कंट्री अगर ये सारी अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर रही है, so the required amount of output cannot be produced. तो जितना चाहिए उतना आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, cannot be produced and hence income cannot be generated. और इसकी वजह से इनकम भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे. Take the example of labor resource in the country. You know that population of country supplies labor force who are in the age group of 15 to 59. Every year due to the increase in the population, the number of people in the labor force is also increasing. Most of them are also educated. Because कि हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एजुकेटेड लोग भी वो एम्प्लॉयमेंट जो लेबर फोर्स है उसमें जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं. बिकॉज ऑफ ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से उसके सामने उतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है. ड्यू टू इंक्रीज इन population, the number of people in the labor force is also increasing. Most of them are educated. If there is enough scope to get employment, then they will remain unemployed and unutilized. In fact, the unemployment situation in India is very bad. Besides causing increase in the consumption without corresponding increase in the production, unemployment also is a cause of various social problems such as poverty and crime. अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या होगा कि ये दो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी. जब इंसान को अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो चोरी करने के लिए भी रेडी हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्राइम भी बढ़ रहे हैं और पॉवर्टी भी
बढ़ती जा रही है क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, राइट। सो प्लानर्स ऑफ द इंडिया इकोनॉमी पुट क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 years plans।